जहाँ कोरोना काल के अंदर दोस्त दोस्त का नहीं, भाई भाई का नहीं, इस सिचुएशन के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्था है जो आगे निकल के आ रही है और लोगों की मदद कर रही है। ऐसे ही एक संस्था है मेमन फेडरेशन करके, जो लोगों की मदद करने के लिए लगातार पिछले 1 साल से मेहनत कर रही है। और ये एनजीओ जो है ये काफ़ी पुराना एनजीओ है और बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए आया है, चाहे कोई भी कारण हो या कोई भी सिचुएशन हो। ऐसे आपदा काल के अंदर जो मेमन जमात है वो लगातार लोगों की मदद कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इकबाल मेमन ऑफिसर, जो एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। और लोगों की बात करें तो लोगों की मदद करते हुए ये काफ़ी ज़माने से और काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। इकबाल सर, ये सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताइए, ये जो जमात है ये किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है, और ये दूसरा जो वेव आया है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा असर दिखाया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और आप लोगों ने किस तरीके से लोगों की मदद की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका एफ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से कुछ मैसेज आवाम को हमारे जाएंगे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमात पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, उसका एक फेडरेशन है, उसका मैं सदर हूँ। मेरा नाम पूरा इकबाल मेमन ऑफिसर है। और ये संस्था जो है 1971 11 अप्रैल को इसका जन्म हुआ। तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये भलाई का काम, फलाही का काम करते आ रही है। और ख़ास करके मेमन बरादरी को पाँव पे खड़ा करना, उनका हाउसिंग के मसले को, उनको मकान लेके देना, कॉलोनियाँ बनाना, हॉस्पिटलाइज जो मेमन है, बीमार है, उनको मदद करना, एजुकेशन की मदद करना, ऐसे बहुत सारे काम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन करते आई है। ये सारे रेगुलर काम हैं। मगर जब आपने जैसा कहा कि जो आपदा आती है, मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, आसमानी और सुल्तानी मुसीबत जो आती है, उसमें ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन हमेशा खड़ी रहती है। अभी कोविड का जो पिछले साल से जो चल रहा है, हम लोगों ने जो बेकार हो गए थे, 2-2, 3-3 महीने तक परेशान थे, जो रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले थे, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी भाजी बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, उनको 1500 रुपये की किट्स बना करके हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मेमन बरादरियों को हमने भेजा, जिसके अंदर न सिर्फ मेमन बल्कि नॉन मेमन और नॉन मुस्लिम को भी हमने ये किट्स, जो अनाज की किट्स है, वो हमने पिछले साल बांटी। इस साल हम 10,000 रुपया कोविड के जो पेशेंट हैं उनको दे रहे हैं, 25,000 रुपया जो हॉस्पिटलाइज है उनको हम दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एम्बुलेंस कई जमातों के अंदर हमारी चल रही है, बॉम्बे के अंदर एम्बुलेंस चल रही है। और परसों आपने देखा कि सलम इलाके में बैठी चाल के अंदर हमने जहाँ एम्बुलेंस जा नहीं सकती है और कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा अक्सरियत वहाँ पर है, और कोई रिक्शे वाला या एम्बुलेंस वो पेशेंट को लेने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि कोविड पेशेंट है। तो वो उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल रिक्शे की सर्विस चालू की, और उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर हमने रखा है, और रात दिन 24 घंटे का ड्राइवर हमने उसको मुकर्रर किया है, और वो पेशेंट को हॉस्पिटल में भिजवाएंगे। अब तक 11 पेशेंट जो है उसका फ़ायदा 3 दिन हुए, बल्कि 2 दिन हुए, 11 पेशेंट उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। ऑक्सीजन रखने का मकसद ये है इसके अंदर कि सीरियस पेशेंट हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में बेड नहीं होता है, जगह नहीं होती है, तो 2 घंटे 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो पेशेंट को हम रिक्शे में ही बिठा करके, ऑक्सीजन लगा करके बिठा करके ही हम रखते हैं, ये उसको सहूलियत हो जाती है। देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम ये नहीं कहते हैं कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन लोगों को ज़िंदगी देती है, मगर एक बात ज़रूर बोलेंगे कि राहत हो जाती है और उसकी हो सकता है जान भी बच जाती है। और एक आदमी की जान बचाना यानी कि पूरे परिवार की आपने जान बचाई। हो सकता है कि वो घर की औरत, मुखिया औरत हो, और पूरा घर, पूरा बाल बच्चे का डिपेंड उसके ऊपर हो, मुखिया आदमी हो कि पूरा घर का अखराजात उसके ऊपर चलता हो, और अल्लाह ना करे वो अगर मर जाता है तो पूरा घर दुखी हो जाएगा, पूरा घर रास्ते पे आ जाएगा। इसी तरह हमने सिलेंडर की तकलीफ़ थी हर जगह,
ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो हमने पहले 100 सिलेंडर मंगवाए, उसके बाद फिर 100 सिलेंडर और मंगाए, 50 सिलेंडर आज और मंगवाए। हम यहाँ की जो एनजीओ अच्छा काम करती है, और वो एनजीओ को हमने अलग अलग इलाके के अंदर, हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दूर दूर के इलाके वाले एक सिलेंडर के लिए हमारे पास आए और हमसे ले करके जाए, ये दुश्वारी होगी। तो हमने क्या किया है, पूरी इलाके के अंदर हमने मुमरात तक, थाना मुमरात तक इसको सिलेंडर को 10-10, 20-20 जैसी एनजीओ उनको हमने बांट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिपोर्ट ये है कि वो एनजीओ जो है हमारे जो सिलेंडर है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं और घर घर पहुंचा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ और डॉक्टर की सर्टिफिकेट को देख करके चेक करके उसको सिलेंडर दे रहे हैं। इसके अलावा हमने 100 ऑटोमेटिक जनरेट मशीन चाइना से इंपोर्ट किया है, वो 50 मशीन हमारे आ गए, 50 मशीन और कल आएंगे। तो हमने बॉम्बे के अलावा सौराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सब जगह हम लोगों ने कोरियर के थ्रू ये ऑक्सीजन जनरेट मशीन जो है वो हम भिजवा रहे हैं। इसी तरीके का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले नई एक आफत आई, जो तूफ़ान आया, तो सौराष्ट्र में और कोकन के इलाके में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदद पहुंचाई, और सौराष्ट्र के अंदर हमारा सर्वे चालू है, और वहाँ पर जो झोपड़े उजड़ गए हैं, पतरे उजड़ गए हैं, जो बिज़नेस छोटे छोटे धंधे वाले हैं, जिनके टपरे छपरे मकान के छपरे उड़ गए हैं, उनको तात्कालिक मदद के लिए 10,000 रुपया हमने इमरजेंसी उनको भिजवा दिया है। जहाँ जहाँ अनाज की ज़रूरत थी, अनाज की किट हम लोगों ने उनको भिजवाई है। ये खिदमत खल्क का काम है, और सिर्फ अल्लाह को खुश करना मकसद हमारा है, और कोई मकसद हमारा नाम और नमूद और शोहरत का मकसद हमारा नहीं है। बंद मुट्ठी हम लोग काम करते हैं, और अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे से काम ले रहा है, हमको पसंद किया है, इसके लिए हम अल्लाह का शुक्र मानते हो। हमारी पूरी जो बॉडी है, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की, हमारी बोर्ड के मेंबर है, हमारे जोनल सेक्रेटरी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, कंधे से कंधा मिला करके पूरी इमदाद हम लोग ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को करते हैं। मैं डोनर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे मौके पे सामने से हमको फ़ोन करते हैं कि इकबाल भाई कहाँ क्या ज़रूरत है, हमारे से अगर कुछ मदद की ज़रूरत हो हम देने के लिए तैयार हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इकबाल भाई, एक सवाल और, आप अभी बताएं कि जो रिक्शा एम्बुलेंस है, रिक्शा एम्बुलेंस आपने शुरुआत करी है मुंबई के अंदर, मुंबई के ऐसे कौन से इलाके के अंदर ये शुरुआत हुई है, और आने वाले वक्त में कितने रिक्शे आपने शुरू करे, और आने वाले वक्त में ये रिक्शे और कहाँ कहाँ चलेंगे? चेंबूर नाके में गणेश नगर है, वहाँ पर हमने रिक्शा रखा है। एक संस्था है, महिला उद्धार संस्था है, महाराष्ट्रियन है और यूपी के कुछ लोग हैं, वो पूरा मैनेजमेंट करेंगे। 4 रिक्शा फ़िलहाल हम दिए हैं, और हमने ये कहा था कि इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा आएगा तो हम और रिक्शा बढ़ाएंगे। तो अब तक तो 2 दिन हुआ है, 2 दिन में हमको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और अगर वो मेंटेन कर सकेंगे तो हम वो रिक्शा और बढ़ाएंगे, और उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लगा करके देंगे। जहाँ भी ज़रूरत हो हम उस रिक्शा देने के लिए तैयार हैं। पूरा रिक्शा तो हम रेंट पे लेते हैं, रिक्शा ख़रीद नहीं करते हैं, और ड्राइवर को पूरा रेंट का उसका वो दे देते हैं, उसका गैस या पेट्रोल का पैसा दे देते हैं, और उसको रिज़र्व कर लेते हैं कि वो सिर्फ इसी काम के में रहे और पेशेंट को ले करके वो हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। एक सवाल और आपसे, जो वैक्सीन है, सरकार ने कहा है वैक्सीन जो है वो ज़रूरी है, लोगों को लगानी चाहिए, और दूसरी बात ये कि तीसरे वेव की तैयारी, जो जितने भी बड़े जानकार हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, अब बहुत जल्द आएगी, तो उसको लेके किस तरीके से आप लोग ने तैयारी करी? देखिए, पहली वेव आई, उसके अंदर कमर हमारे सीधी नहीं हुई, और हजारों लोग जो हैं बेकार हो गए, और हजारों कंपनियां, मैं गारमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं आपको बताऊं कि हजारों कंपनियां बंद हो गई, ताले लग गए और दिवाले निकल गए। वो पहला दौर था, और उसके बाद फिर दूसरा दौर आया। कुदरत को क्या मंजूर है हम कह नहीं सकते हैं, और दूसरे दौर के अंदर अभी हम संभल ही नहीं पाए हैं
कि खबर आ रही है कि तीसरा दौर आएगा। तो वो तीसरा दौर कैसा होगा वो तो अल्लाह ही मदद करेगा और हमको अल्लाह मदद करेगा। ये हम जो कर रहे हैं ये हमारे बलबूते पे और हमारी ताकत पे नहीं कर रहे हैं। हमने पहला जब आया तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, दूसरा आया तब ये रिक्शे का और ये सब दूसरी मदद हमने किया, तीसरा आएगा तो अल्लाह मदद दे देगा। वो कहते हैं कि हुस्न जब अल्लाह को हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, तो अल्लाह जब मुसीबत देगा तो इंशाअल्लाह सलाहियत भी पैदा कर देगा और उस हिसाब से काम करेंगे इंशाअल्लाह। मगर मेरी आपके माध्यम से नसीहत ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुराने ख्यालात के, वो अब तक आज की तारीख में भी कहते हैं कि कोविड है ही नहीं और ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और लूट मार का काम है। मगर मैं आपको बताऊं कि मेरे बॉडी के मेंबर, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, हमारे दोस्त ब्रदर, बहुत सारे पहचान के जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र थी, हमारे नज़र के सामने हट्टे कट्टे चलते फिरते बेचारे 4 दिन गए हॉस्पिटल में गए और ऑक्सीजन नहीं था, कहीं दवाई नहीं थी, कहीं बेड नहीं था और बेमौत बेचारे मर गए। अल्लाह शहादत का दर्जा उनको दे। मगर ये इसके अंदर एहतियात करना बिल्कुल ज़रूरी है। और वैक्सीन का इंतज़ार हम करते थे, 1 साल लगा वैक्सीन का इंतज़ार करते करते। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह आई, मगर कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि भाई वैक्सीन आप मत लो, कुछ होने वाला नहीं है। मगर एक बात कहता हूं कि भले वैक्सीन जो है, वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं आएगी, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं, मगर इतना ज़रूर है कि ये बुलेट प्रूफ जो हम जैकेट पहनते हैं और जिस तरह बुलेट की असर नहीं होती है, ऐसा अगर वैक्सीन अगर हम ले लें तो उतनी असर नहीं होगी जितनी बगैर वैक्सीन वालों को होती है। और कम से कम वो मौत से तो बच जाएगा, या तो मौत अगर नहीं भी आएगी तो उस हालत से वो बच जाएगा जिसके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जो कोई लायक चलने फिरने के लायक नहीं रहता और मोहताज की ज़िंदगी वो गुजारेगा। इससे तो अच्छा है कि वैक्सीन ले करके कुछ अच्छी ज़िंदगी इंसान गुजारे। तो वो वैक्सीन मेरी आपके माध्यम से यही मैं लोगों को कहूँगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वैक्सीन ले लेना ही बेहतर है। इसमें हमारे लायक अगर कुछ काम होगा, हमारी ऑफ़िस है, हमने रशीद भाई कापड़िया को भी ऑफ़र किया था कि भाई हमारी ऑफ़िस के अंदर अगर वैक्सीन का सेंटर अगर आपको खोलना है तो हम देने के लिए तैयार हैं, सर्विस देने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो भी अखराजात होंगे वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अभी एक और बीमारी नहीं आ रही है जो फंगस, कल तक सुन रहे थे कि ब्लैक फंगस, और आज अखबारों में आया कि वाइट फंगस उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी उसका इंजेक्शन या उसका वैक्सीन या उसके दवाई के लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन पहल करेगी। और कहीं भी अगर मिलती है, आप भी अपना सोर्स बताइए, तो हम वो लेने के लिए, उसका अखराजात थोड़ा बहुत बेयर करने के लिए हम तैयार हैं। और अच्छे इदारे को, अच्छी हॉस्पिटल को अगर वो वैक्सीन और ये इंजेक्शन अगर उसका ब्लैक फंगस का या वाइट फंगस का अगर मिलता है तो हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, वो भी खिदमत देने के लिए हम इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। सरकारें दावा तो बहुत करती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ये एनजीओज और ये संस्था अगर सामने नहीं आए तो सरकारें भी कहीं ना कहीं फेल नजर आएगी। तो हिंदुस्तान जो है इसी के बदौलत चलता है, चाहे सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सोशल वर्कर हो। अगर हिंदुस्तान से सोशल वर्क खत्म हो जाएगा तो वाकई में हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में काफ़ी तकलीफ नजर आएगी। एफ न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई। एफ न्यूज़ के माध्यम से मैं हिंदुस्तानियों को, हमारे भाइयों को, तमाम हिंदुस्तानी ब्रादर, मेरे भाइयों को, अज़ीज़ भाइयों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ख़त्म हो रहा है और कंट्रोल हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में ही बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में नई नई बीमारी, नई नई तकलीफ़ें आ रही है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कुदरत नाराज़ है। और कुदरत क्यों नाराज़ है कि एक घर के अंदर 2 भाई अगर लड़ते हैं तो उस घर से बरकत निकल जाती है, उस घर में मुसीबत आती है। यही हाल हमारे हिंदुस्तान का है। अगर हम दोनों भाई मिल कर के
इसका मुकाबला करें। जैसा दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है तो सारे घर वाले मिल करके उसका मुकाबला करते हैं, इसी तरह हम अगर सारी कौम के लोग मिल करके इसका अगर मुकाबला करें तो इंशाअल्लाह इस दुश्मन को, जो कोरोना हो, चाहे कोई भी बीमारी हो या चाहे कोई भी आफत हो, चाहे किसी मुल्क का हमला हो, हम मिल करके अगर उसको मुकाबला करेंगे सारे लोग तो उसको हम मात दे सकते हैं। हमारे अंदर एकता और भाईचारे की ज़रूरत है। और आज हम सारे भेदभाव, आपसी भेदभाव को भुला करके, धर्म के भेदभाव को भुला करके आपस के अंदर एकजुट हो जावें और एकजुट हो करके ये बीमारी से अगर लड़ेंगे, ये मुसीबत से लड़ेंगे तो चंद दिन के अंदर इसके अंदर हम इसको मात दे पाएंगे।